Good morning to one and all. I am Prem Kaur Patle. My dear students, today I am here along with the second part of changing cultural tradition. And in this session, I am going to explain about the universities and humanism. बच्चों, आज मैं आपको विश्वविद्यालय और मानवतावाद को समझाने का प्रयास करूंगा. आफ्टर दैट वी विल सी द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री. इतिहास का जो मानवतावादी दृष्टिकोण है कि उन मानवतावादी दृष्टिकोण और विद्वानों के अनुसार किस तरह से पीरियडाइजेशन किया गया था, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा. साइंस एंड फिलॉसफी, द अरब्स कंट्रीब्यूशन, विज्ञान और दर्शन में अरबियों का क्या योगदान रहा उसको जानेंगे. एंड आर्टिस्ट एंड रियलिज्म, जो कलाकार और यथार्थवाद था उसको समझने का प्रयास करेंगे. बच्चों, लास्ट सेशन में भी मैंने आपको इस यूनिवर्सिटी और ह्यूमनिज्म के इस पैराग्राफ को समझाया था कि यूरोप के जो सबसे पहले विश्वविद्यालय थे वो इटली के शहरों में स्थापित हुए थे और वहाँ पेडुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय जो थे वहाँ पर लीगल स्टडी करवाई जाती थी. विधिशास्त्र का वो अध्ययन केंद्र थे और यहाँ कॉमर्स जो था वो यहाँ की मेन एक्टिविटी थी, प्रमुख क्रियाकलाप थे, जहाँ से ट्रेड और कॉमर्स कंडक्ट होते थे. इस वजह से यहाँ पर नोटरी और लॉयर्स जो थी इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि वे ही ऐसे लोग थे जो दे कैन राइट एंड इंटरप्रेट रूल्स एंड रिटन एग्रीमेंट्स विदाउट विच ट्रेड ऑन अ लार्ज स्केल वाज नॉट पॉसिबल. इनके समझौते, इनकी व्याख्या, नियमों को लिखना यही कर पाते थे और इसके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था. बच्चों, हमने फ्रांसिस्को पेट्रार्क के बारे में भी समझाया था कि उन्होंने ये जो चेंजेस आ रहे थे रोमन कॉन्टेक्स्ट में, रोमन कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में, तो इस परिवर्तन का जो प्रतिनिधित्व है वो फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने किया था. ठीक है. और पेट्रार्क के लिए जो पुराकाल एक विशिष्ट सभ्यता थी. ओके, एंटिक्विटी वाज अ डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन फॉर द पेट्रार्क and which could be best understood through the actual words of the ancient Greeks and Romans, जिसे प्राचीन यूनानी और रोमनों के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह समझा जा सकता था. My dear students, this educational program implied that there was much to be learned with which religious teaching alone could not give. बच्चों, ये शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्निहित था और बहुत कुछ जानना बाकी था और ये सब हम केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते हैं. ठीक है. ये सब कुछ जो है हम रिलीजियस टीचिंग के थ्रू नहीं सीखते हैं. इसी नई संस्कृति को 19th सेंचुरी के जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने ह्यूमनिज्म नाम दिया. कि केवल रिलीजियस बेस्ड टीचिंग के माध्यम से हम नहीं सीख रहे हैं, हम उसमें बहुत सारी चीज़ों को समावेश कर रहे हैं. और हिस्टोरियंस ने जो इस कल्चर को, इस नई संस्कृति को एक नया नाम दिया था वो था ह्यूमनिज्म, मानवतावाद. By the early 15th century, the term humanist was used for masters who taught grammar, rhetoric, poetry, history and moral philosophy. मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था जो व्याकरण सिखाते थे, अलंकार शास्त्र सिखाते थे, कविता, इतिहास और नीति दर्शन का विषय जो है वो पढ़ाते थे. The Latin word humanitas, from which humanities was derived, had been used many centuries ago by the Roman lawyer and Cicero and contemporary of Julius Caesar to mean culture. बच्चों, जो लातीनी शब्द था ह्यूमनिटास, जिससे ह्यूमनिटीज शब्द बना है, जिसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील और एक निबंधकार के तौर पर जाने जाने वाले सिसरो ने किया था, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था. क्या वाज द कॉन्टेम्पररी ऑफ द जूलियस सीजर टू मीन कल्चर. संस्कृति के अर्थ में इस ह्यूमनिटीज को, ये ह्यूमनिटास को का अर्थ लिया गया है. एंड दिस सब्जेक्ट्स वर नॉट ड्रॉन फ्रॉम और कनेक्टेड विद रिलीजन एंड एम्फेसिस्ड स्किल डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट. ये विषय धार्मिक नहीं थे, बल्कि वो उनकी स्किल पर बल देते थे, उनके कौशल पर बल देते थे, जो कैसे निकल कर के आती थी,
जो डिबेट करके, डिस्कशन करके विकसित करता था। ये इस तरह की एक विधा थी, कौशल था, उस पर ये बल देता था, ना कि कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सेप्ट किया जाता था। ठीक, ये अलग अलग विधाएं थी जिसमें टीचर जो थे, अध्यापक जो थे, व्याकरण, अलंकार, कविता, इतिहास, फिलॉसफी, है ना, ये सब पढ़ाते थे। This revolutionary ideas attracted attention in many other universities, particularly in the newly established university in Petrarch's on hometown of Florence. ये जो क्रांतिकारी विचार थे, इन्होंने अनेक विश्वविद्यालयों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था, जहाँ पर ये सब नई चीज़ों को शामिल किया जा रहा था। इनमें एक नया स्थापित विश्वविद्यालय फ्लोरेंस भी था। ठीक है, और फ्लोरेंस पेट्रार्क का होम टाउन था, उसका स्थायी नगर निवास था। टिल द एंड ऑफ द 13th century दिस सिटी हैड नॉट मेड अ मार्क एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड और ऑफ लर्निंग, बट थिंग्स चेंज्ड ड्रामेटिकली इन 15th century। बच्चों, इस नगर ने 13वीं शताब्दी के अंत तक व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष तरक्की नहीं की थी, पर 15वीं शताब्दी में सब कुछ पूरी तरह से बदल गया था। ठीक है, परंतु 15वीं शताब्दी में सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका था, और किसी भी नगर की पहचान उसके महान नागरिकों के साथ होती है। तो आप हम सब जानते हैं कि कहीं अगर कोई बड़ी हस्ती रहती है या संपन्न होता है वो देश, तो उसकी संपन्नता के आधार पर उस शहर को या नगर को पहचाना जाता था। अ सिटी इज नोन बाय इट्स ग्रेट सिटीजन्स एज मच एज बाय इट्स वेल्थ, एंड फ्लोरेंस हैड कम टू बी नोन बिकॉज ऑफ दांते अलिघिरी, अ लेमैन हु रोट ऑन रिलीजियस थीम्स, and Giotto, an artist who painted life-like portraits very different from the stiff figures done by earlier artists। बच्चों, फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में भी दो लोगों का बड़ा हाथ था। इनमें से एक व्यक्ति था दांते अलिघिरी। ठीक है, दांते अलिघिरी, जो किसी धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं थे, पर उन्होंने अपनी जो कलम थी वो रिलीजियस मैटर्स पर, रिलीजियस सब्जेक्ट्स पर भी बेहतरीन तरीके से चलाई। उसके बारे में उन्होंने लिखा, दांते अलिघिरी ने। और सेकंड जो पर्सन था वो था जोटो, जिन्होंने ऐसे इमेजेस बनाई जैसे मानो ये प्रतीत हो रहा था कि जीते जागते रूप चित्र हैं। इस तरह की उन्होंने पोर्ट्रेट्स तैयार की थी। तो बेटा, ये दांते अलिघिरी और जोटो, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिन्होंने फ्लोरेंस का नाम आगे लाने के लिए, उसकी तरक्की कराने में इन्होंने बड़ा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अच्छा, अगर हम बात करें कि जोटो के जो इमेजेस बनाते थे, जो पोर्ट्रेट्स तैयार होते थे, तो उनके बनाए जो रूप चित्र होते थे पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं होते थे। ठीक है, पहले की तरह वो बेजान नहीं होते थे। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि फ्लोरेंस इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक शहर, बौद्धिक नगरों के रूप में जाने लगा फ्लोरेंस। फ्रॉम देन इट डेवलप्ड एज अ मोस्ट एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल सिटी इन इटली। ठीक है, और धीरे धीरे इसको जाना जाने लगा। और बेटे, यहाँ की जो आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी थी, जो कलात्मक कृतियाँ थी, उसके सृजन का केंद्र भी अब ये हो गया था। The term Renaissance man is often used to describe a person with many interests and skills, because many of the individuals who became well known at this time were people of many parts। रेनेसां व्यक्ति शब्द का जो प्रयोग है प्राय उन मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हों, जिसमें अनेक प्रकार के हुनर हो, अनेक प्रकार की महारत हो, उनके लिए इस तरह का शब्द रेनेसां मैन जो है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। एंड दे वर स्कॉलर्स, डिप्लोमेट, थियोलॉजियन, आर्टिस्ट कंबाइंड इन वन। वो कई तरह की विशेषताओं के साथ होते थे। एक ही व्यक्ति के विद्वान भी हो, डिप्लोमेट भी हो, कूटनीतिज्ञ भी हो,
थियोलॉजियन भी हो, धर्मशास्त्रज्ञ भी हो और वो आर्टिस्ट कलाकार भी हो सकता था, तो एक ही व्यक्ति। तो ये रेनेसां टर्म जो है उनके लिए यूज़ किया गया है। द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जो मानवतावादी दृष्टिकोण है उसको समझिए। ह्यूमनिस्ट थॉट दैट दे वर रेस्टोरिंग ट्रू सिविलाइजेशन आफ्टर सेंचुरीज ऑफ डार्कनेस। ओके, फॉर दे बिलीव दैट अ डार्क एज had set in after the collapse of Roman Empire। मानवतावादी समझते थे कि वह अंधकार की कई शताब्दियों बाद, है ना, अब तक जो मानवतावादी जो लोग थे वो सोचते थे कि कई शताब्दियों तक हम अंधकार के समय में रहें और उसके बाद सभ्यता के सही रूप को पुनः स्थापित कर रहे हैं। इसके पीछे मान्यता थी कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकार युग शुरू हुआ। ऐसा लोगों का मानना था कि रोमन एम्पायर जब कोलैप्स हुआ उसके बाद से जो है अंधकार युग जो था वो शुरू हो गया था। और मानवतावादी की भांति के बाद जो विद्वानों ने बिना कोई प्रश्न उठाए मान लिया कि यूरोप में जो है 14वीं सेंचुरी के बाद नए युग का जन्म हुआ है, ठीक है, जिसको मध्यकाल के तौर पर भी मध्यकाल जैसी जो संज्ञाओं का प्रयोग जो है रोमन साम्राज्य के पतन के बाद 1000 वर्ष की समयावधि के लिए किया गया था, ठीक। और उनके तर्क थे कि जो मध्य युग में चर्च ने लोगों की जो सोच को एक तरह से जकड़ लिया था मध्य युग में, और यूनान और रोमवासी की जो समस्त ज्ञान था उनके दिमाग से अब निकल चुका है। तो मानवतावादियों ने जो ह्यूमनिज्म को फॉलो कर, ह्यूमनिस्ट जो थे बेटा, द ह्यूमनिस्ट यूज द वर्ड मॉडर्न फॉर द पीरियड फ्रॉम द 15th सेंचुरी। इसलिए मानवतावादियों ने जो आधुनिक युग की कल्पना की वो 15th सेंचुरी से शुरू होकर के आगे की ओर लेकर गए। बच्चों, आपके सामने जो स्क्रीन पर ये पीरियडाइजेशन दिखाई दे रहा होगा यूज बाय ह्यूमनिस्ट, 5th to 14th सेंचुरी द मिडिल एज, मध्यकाल जैसे संज्ञा का प्रयोग किया गया, ठीक है, लगभग 1000 साल तक। और 5th से 9th सेंचुरी के जो टाइम है उसको उन्होंने डार्क एज के नाम पर दिया, उन्होंने अंधकार युग के नाम पर उसको रखा। 9 से 11 और इसको अर्ली मिडिल एज के कैटेगरी में रखा। बेटे ये 5th से लेकर 14th सेंचुरी टोटल मिडिल एज में, और उस मिडिल एज को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया। 5th to 9th सेंचुरी डार्क एज, 9 to 11th सेंचुरी अर्ली मिडिल एज एंड 11 to 14th सेंचुरी द लेट मिडिल एज। और हमने जैसे बतलाया कि ह्यूमनिस्ट ने जो मॉडर्न वर्ड का इस्तेमाल किया है वो 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स किया। तो मॉडर्न एज यानी आधुनिक युग की शुरुआत मानवतावादियों के अनुसार 15th सेंचुरी से होती है। बेटा, हाल में ही कई ऐसे हिस्टोरियंस थे, रिसेंटली हिस्टोरियंस हैव क्वेश्चंस दिस डिवीजन। ओके, ये जो काल का विभाजन किया गया है, पीरियडाइजेशन किया गया, उस पर उन्होंने क्वेश्चन उठाया। With more research being done and more being found out about Europe in this period, scholars are increasingly reluctant to make sharp division between centuries in terms of being culturally vibrant or otherwise। इस काल के यूरोप के बारे में जैसे जैसे खोजें और शोध बढ़ते गए वैसे वैसे विद्वानों ने शताब्दियों की सांस्कृतिक समृद्धि और असमृद्धि को आधार मानकर तीक्ष्ण विभाजन करने की अपनी दुविधा जताई। तो इस तरह से ये पीरियडाइजेशन को केवल आपको अब यहाँ पर याद रखना है कि कहाँ से ये मॉडर्न एज के स्टार्ट होता है और मिडिल एज की किस तरह से डिवाइड किया गया है। बच्चों, अब हम साइंस एंड फिलॉसफी में देखेंगे कि अरबियों का क्या योगदान रहा। मच ऑफ द राइटिंग्स एंड ऑफ द ग्रीक्स एंड रोमन्स had been familiar to monks and clergymen through the Middle Ages, but they had not made this widely known। पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों जो थे की कृतियों से परिचित थे, ठीक है। ये पूरे मध्यकाल में चर्च और मठ जो थे उनका काफ़ी प्रभाव भी रहा था, और इन पर लोगों ने अपनी रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया था। आपको याद रखना है कि जब क्रिश्चियनिटी का या कह लीजिए क्लैर्जीमैन या मॉन्क्स का जब प्रभाव था मध्यकाल में, मिडिल एज में, बट दे हैड नॉट मेड दिस वाइडली नोन, तो उन्होंने अपनी रचनाओं का, ये सब जानते तो थे, है ना, ये सब सारी जानकारी उनको थी, लेकिन वो अपनी रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं कर पाए थे। ऐसे आपको एग्जाम्पल्स आगे अभी मैं समझाऊंगा। इन द 14th सेंचुरी मैनी स्कॉलर बिगेन टू रीड translated works of Greek writers like Plato and Aristotle,
अरस्तु कहते हैं जिसको। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों से अनुवाद को पढ़ना शुरू किया। फॉर दिस दे वर इंडेप्टेड नॉट to their own scholars but to Arab translators who had carefully preserved and translated ancient manuscript। बच्चों, इसके लिए वे अपने विद्वानों के ऋणी नहीं बल्कि अरब के अनुवादकों के ऋणी थे, अरबी लोगों के, जिन्होंने जो पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी अतीत की पांडुलिपियों का, उनको प्रिजर्व किया, संरक्षण किया और उनका बड़ा सावधानी पूर्वक ट्रांसलेशन किया, अनुवाद किया। ठीक है। अरबी में प्लेटो, अफलातून और एरिस्टोटल अरस्तु के नाम से जाने जाते हैं। याद रखना बच्चों, प्लेटो वाज अफलातून एंड एरिस्टोटल अरस्तु इन अरेबिक। वाइल सम यूरोपियन स्कॉलर्स रीड ग्रीक इन अरेबिक ट्रांसलेशन, द ग्रीक ट्रांसलेटेड वर्क्स ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन स्कॉलर फॉर फर्दर ट्रांसमिशन टू अदर यूरोपियंस। जब एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवाद का अध्ययन कर रहे थे, तो दूसरी ओर यूनानी विद्वान, ठीक, अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अपने यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। बात आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी। जहाँ यूरोप के विद्वान जो थे बेटा, वो जो यूनानी ग्रंथों के कौन से ट्रांसलेशन का अध्ययन कर रहे थे? अरेबिक ट्रांसलेशन का अध्ययन कर रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर जो यूनानी विद्वान थे वो अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। दीज वर वर्क्स ऑन नेचुरल साइंस। ये जो ग्रंथ थे वो प्राकृतिक विज्ञान पर आधारित थे, मैथमेटिक्स पर आधारित थे, एस्ट्रोनॉमी पर थे, मेडिसिन और केमिस्ट्री पर थे, इनसे वो संबंधित थे। Ptolemy's Almagest carries the Arabic definite article al, which brings out of Arabic connection। टॉलमी का जो अलमगेस्ट जो ग्रंथ है वो अरबी भाषा में तैयार किया गया। अरबी भाषा के विशेष उपपद अल का उल्लेख है, जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंध को भी दर्शाता है। ये बेटा जो टॉलमी का जो अलमगेस्ट था वो खगोल शास्त्र का पर आधारित था, खगोल शास्त्र पर रचित ग्रंथ है जो 140 सीई के पूर्व यूनानी भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका अरेबिक लैंग्वेज में जो है उसका ट्रांसलेशन किया गया था। तो टॉलमी का अलमगेस्ट ये किस पर आधारित था? एस्ट्रोनॉमी पर, खगोल शास्त्र पर। Among the Muslim writers who were regarded as men of wisdom in the Italian world were Ibn Sina। बच्चों, मुसलमान लेखकों में अगर हम बात करें तो एक इतालवी दुनिया के बड़े ज्ञानी जिनको माना जाता था वो थे इब्न सीना। और वो कौन थे? एन अरब फिजिशियन एंड फिलोसफर ऑफ बुखारा इन सेंट्रल एशिया। ठीक है। ये बच्चों इब्न सीना जो थे अरबी के हकीम थे और मध्य एशिया के बुखारा के फिलोसफर यानी दार्शनिक भी थे। ठीक। और साथ ही आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजी इन मुसलमान लेखकों में शामिल थे। ठीक। अल राजी ऑथर ऑफ मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया, अल राजी। ये मुसलमान लेखकों की अगर मैं बात करूं तो इनमें ये दो नाम आगे निकल करके आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक थे इब्न रुश्द स्पेन के। ठीक है। स्पेन के इब्न रुश्द थे एन अरेबिक फिलोसफर ऑफ स्पेन ट्राइड टू रिजॉल्व द टेंशन बिटवीन फिलोसफिकल नॉलेज एंड रिलीजियस बिलीफ्स। धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनाव को सुलझाने की चेष्टा कर रहे थे। ठीक। और ये अरबी दार्शनिक इब्न रुश्द जो थे वो स्पेन के दार्शनिक थे और उनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों के द्वारा अपनाया भी गया था। हिज मेथड वाज अडॉप्टेड बाय क्रिश्चियन थिंकर्स। ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। इब्न सीना, अल राजी और इब्न रुश्द, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, अपने नोट्स में भी शामिल करना है। और टॉलमी का जो अलमगेस्ट है बेटा वो सबसे पहले किस लैंग्वेज में लिखा गया, उसका ट्रांसलेशन किस लैंग्वेज में हुआ, कब लिखा गया था, इसको आपको ज़रूर ध्यान से सुनना, अपने नोट्स में शामिल भी करना है। Humanists reached out to people in a variety of ways.
Though the curricula in universities continue to be dominated by law, medicine, and theology, humanist subjects slowly began to be introduced in schools, not just in Italy but in other European countries as well. मानवतावादी अपनी बात लोगों तक तरह तरह से पहुंचाने लगे थे, ओके, वेराइटीज ऑफ वेज के माध्यम से. दो द क्यूरिकुला इन यूनिवर्सिटीज कंटिन्यू टू बी डोमिनेटेड बाय लॉ, विश्वविद्यालयों में पाठ्य चर्चा पर कानून, मेडिसिन एंड थियोलॉजी, आयुर्विज्ञान और धर्मशास्त्र का दबदबा रहा. ठीक है, विश्वविद्यालय में जो पढ़ाया जा रहा था पाठ्य चर्चा में, उस पर कानून का लॉ पढ़ाया गया, मेडिसिन के बारे में, थियोलॉजी, धर्मशास्त्र के बारे में, इसका दबदबा रहा. ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट स्लोली बिगेन टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल्स, धीरे धीरे स्कूलों में मानवतावादी विषयों को पढ़ाया जाना शुरू किया गया. एंड नॉट जस्ट इन इटली बट इन अदर यूरोपियन कंट्रीज एज वेल. यह सिर्फ इटली में ही नहीं हुआ बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी शुरू हुआ. तो बच्चों, जो नेचुरल साइंस है, मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है ना, मेडिकल से रिलेटेड जो साइंस है, केमिस्ट्री है, इन सब को अब न केवल इटली में बल्कि यूरोप के अन्य हिस्सों में भी पढ़ाया जाना शुरू हो चुका था. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल सी अबाउट द आर्टिस्ट एंड रियलिज्म. हम कलाकार के बारे में जानेंगे और उनके यथार्थवाद, रियलिज्म के बारे में जानेंगे. फॉर्मल एजुकेशन वाज नॉट द ओनली वे थ्रू विच ह्यूमनिस्ट शेप्ड द माइंड्स ऑफ देयर एज. बच्चों, उस काल के जो लोगों के विचार को आकार देने का साधन मानवतावादियों के लिए केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं थी कि भाई हम फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू, औपचारिक शिक्षा के माध्यम से लोगों को विचार देने का काम करें. नहीं, बल्कि आर्ट, आर्किटेक्चर्स एंड बुक्स वर वंडरफुली इफेक्टिव इन ट्रांसमिटिंग ह्यूमनिस्ट आइडियाज. कला, वास्तुकला और जो ग्रंथों ने मानवतावादी विचारों को फैलाने में सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया. किसने? आर्ट, आर्किटेक्चर, बुक्स, है ना, जो इफेक्टिवली लिखी गई थी, जिसको तैयार किया गया था, उन्होंने इन विचारों को फैलाने में बड़ी मदद की. आर्टिस्ट वर इंस्पायर्ड बाय स्टडिंग वर्क्स ऑफ द पास्ट. जो पहले के कलाकारों ने जो पहले बनाए गए चित्रों के अध्ययन से है ना, उससे प्रेरणा पाई. एंड द मटेरियल रिमेन्स ऑफ रोमन कल्चर वर शाउट विद एज मच एक्साइटमेंट एज एंशिएंट टेक्स्ट. रोमन संस्कृति के भौतिक अवशेषों की उतनी ही उत्सुकता के साथ खोज की गई जितनी कि अतीत के प्राचीन ग्रंथों की गई थी. जितने भी भौतिक अवशेष हैं उन सबको खोजा जाने लगा. फ्रेगमेंट्स ऑफ आर्ट्स वर डिस्कवर्ड इन ruins ऑफ एंशिएंट रोम एंड अदर डिजर्टेड सिटीज. रोम साम्राज्य के पतन के 1000 साल बाद भी प्राचीन रोम और उसके उजाड़ नगरों के खंडहरों की कलात्मक वस्तुएं मिली. उनमें अगर खोजा गया तो वहाँ पर बड़ी कलात्मक वस्तुएं मिली थी. देयर एडमायरेशन फॉर द फिगर्स ऑफ परफेक्टली proportioned men and women sculpted so many centuries ago made Italian sculptors want to continue that tradition. बच्चों, अनेक शताब्दियों पहले बनी आदमी और औरतों की जो संतुलित मूर्तियों के प्रति आदर ने इस परंपरा को कायम रखने के लिए इतालवी वास्तुविदों को प्रोत्साहित किया. कहने का मतलब यह है कि इस कला के माध्यम से लोगों के बीच में जो इतालवी वास्तुविद थे, आर्किटेक्ट को बनाने वाले लोग थे, स्कल्पचर्स को तैयार करने वाले लोग थे, उनके बीच प्रोत्साहन का जो कार्य था उसको बनाए रखा. इन 1416 दोनातोल्लो ब्रोक न्यू ग्राउंड विद हिज लाइफ लाइक स्टेचूज. 1416 में बेटा दोनातल्लो ने सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा कायम की. इसको आपको जरूर ध्यान रखना है. दोनातल्लो ब्रोक न्यू ग्राउंड विद हिज लाइफ लाइक स्टेचूज. सजीव मूर्ति ऐसा लगे जिसमें प्राण है, जिसमें जीव है, जिसमें जो बस बोलने को तैयार है, इस तरह की. आर्टिस्ट कंसर्न टू बी एक्यूरेट वाज हेल्प्ड बाय वर्क ऑफ साइंटिस्ट
बच्चों, कलाकारों द्वारा हूबहू वैसी की वैसी आकृति जैसी मूर्तियों की बनाने की चाह को वैज्ञानिकों के कार्यों से सहायता मिली थी। टू स्टडी बोन स्ट्रक्चर, आर्टिस्ट वेंट टू द लेबोरेटरीज ऑफ मेडिकल स्कूल्स। नरकंकालों का अध्ययन करने के लिए जो कलाकार थे वो आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशाला में गए। Andreas Vesalius, a Belgian and a professor of medicine at the University of Padua, was the first to dissect the human body. बेल्जियम मूल के जो आंड्रियस वेसेलियस थे बेटा, पेडुआ यूनिवर्सिटी के जो आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन कहते हैं जिसको, आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीर फाड़ की थी, डिसेक्शन। ठीक, उन्होंने सबसे पहले व्यक्ति थे। और इसी समय से आधुनिक शारीरिक क्रिया विज्ञान का प्रारंभ होता है। ओके, दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी। जो आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान है उसका प्रारंभ इसी समय से माना जाता है। जो अब हम पेंटर्स की बात करें, चित्रकारों की बात करें, पेंटर्स डिड नॉट हैव ओल्डर वर्क्स टू यूज एज अ मॉडल। चित्रकारों के लिए नमूनों के तौर पर प्राचीन कृतियां नहीं थी, ठीक है, बट दे लाइक स्कल्पचर्स पेंटेड एज रियलिस्टिकली एज पॉसिबल। परंतु मूर्तिकारों की तरह उन्होंने यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की। उन्हें अब यह मालूम हो गया था कि ज्योमेट्री के ज्ञान के से जो चित्रकार है अपने परिदृश्य को ठीक तरह से समझ सकता है और प्रकाश के बदलते गुणों का अध्ययन करने से उसके चित्रों में थ्री डायमेंशनल रूप दिया जा सकता है। देखिए, पेंटर्स में कितने नयापन के साथ अब चित्रकारी को शुरू किया था, क्योंकि उनके पास पहले की कोई ऐसे नमूने थे नहीं। तो जो मूर्तिकार थे उन्होंने मूर्तिकारों की तरह ही अपने यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की थी। कैसे किया था? दे फाउंड दैट द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री हेल्प देम अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव एंड दैट बाय नोटिंग द चेंजिंग क्वालिटी ऑफ लाइट देयर पिक्चर्स एक्वायर्ड अ थ्री डायमेंशनल क्वालिटी। ठीक है, त्रिआयामी जो चित्र है, त्रिआयामी चित्र, उसका रूप दिया जा सकता है, उनको भी समझ में आने लगा था। इसके अलावा द यूज ऑफ ऑयल एज अ मीडियम फॉर पेंटिंग ऑल्सो गेव अ ग्रेटर रिचनेस ऑफ कलर टू पेंटिंग्स देन बिफोर। जो लेप चित्र थे, लेप चित्र के लिए तेल के एक माध्यम के रूप में प्रयोग ने चित्रों की को पूर्व की तुलना पहले की तुलना में अधिक रंगीन और उस पर जो रंग था वो चटक रंग उभार करके सामने लाने लगा। तो ये थी बेटा ऑयल पेंटिंग का यूज़, है ना। पहला आपने देखा ज्योमेट्री, है ना, ज्योमेट्री के यूज़ से उन्होंने इसको स्टार्ट किया। और इसके अलावा जो थ्री डायमेंशनल फॉर्म है ना इमेजेस का, फिर ऑयल पेंटिंग का यूज़ जिसके थ्रू उसमें जो कलर था वो शानदार तरीके से उभर करके सामने आ रहा था। इन द कलर्स एंड डिज़ाइन ऑफ कॉस्ट्यूम्स इन मैनी पेंटिंग्स there is evidence of the influence of Chinese and Persian art made available to them by the Mongols. उनके अनेक चित्रों में दिखाए गए जो वस्त्रों के डिज़ाइन थे, रंग का जो कॉम्बिनेशन था, कलर कॉम्बिनेशन में चीनी और फारसी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता था। और वो किससे इन्हें मिला? जो उन्हें मंगोलों से मिली थी। तो ये ध्यान रखना है आपने। फिर से मैं आपको उसको रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ज्योमेट्री का यूज़ हुआ, थ्री डायमेंशनल क्वालिटी का यूज़ हुआ, ऑयल का इस्तेमाल हुआ, द यूज़ ऑफ ऑयल, है ना, इस कलर करने के लिए। इसके बाद में इनके जो पेंटिंग्स थी उसमें किसका इन्फ्लुएंस देखने को मिला? चाइनीज़ और पर्शियन आर्ट का, जो उन्हें मंगोल के थ्रू मिली। दस एनाटॉमी, ज्योमेट्री, फिजिक्स एज वेल एज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ what was beautiful gave a new quality to Italian art which was to be called realism and which continued till the 19th century. इस तरह जो शरीर विज्ञान है, एनाटॉमी, रेखा गणित है, ज्योमेट्री, फिजिक्स है और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतालवी कला को एक नया रूप दिया था और जिसे बाद में रियलिज्म यानी यथार्थवाद कहा गया। और इस रियलिज्म की जो परंपरा है वो लगभग 19th सेंचुरी तक चलती रही थी। बच्चों,
इसके बाद आप देखेंगे कि आपके बुक के पेज नंबर 159 में लियोनार्डो दा विंसी उसका इमेज बना हुआ है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। और बेटा ये लियोनार्डो दा विंसी जो थे उन्होंने बॉटनी केमिस्ट्री से लेकर जो मैथमेटिक्स है, आर्ट है, उसमें अपनी अभिरुचि दिखाई थी। उन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस चित्रों की रचना की थी। अच्छा, उनका एक स्वप्न था, उनका यह स्वप्न था कि वे आकाश में उड़ सकें। ओके, वे वर्षों तक आकाश में पक्षियों के उड़ने का परीक्षण करते रहे और उन्होंने एक फ्लाइंग मशीन का प्रतिरूप भी बनाया था। उन्होंने अपना नाम लियोनार्डो दा विंसी परीक्षण का अनुयायी रखा था। ओके, डिस्पेल ऑफ एक्सपेरिमेंट, ही साइंड हिज नेम लियोनार्डो दा विंसी, डिस्पेल ऑफ एक्सपेरिमेंट, परीक्षण का अनुयायी रखा था। बच्चों ये एक इमेज आपको आपकी बुक के पेज नंबर 158 में देखने को मिलेगी। दिस इज रिलेटेड टू द पाइटा एंड माइकल एंजेलो जो थे ने वो मैरी को इशाक के शरीर को धारण करते हुए दिखाया। दिस इमेज इज डिपिक्ट बाय द माइकल एंजेलो। ये पूछा जा सकता है कि इस चित्र को तैयार करने वाले शख्स का नाम लिखिए, व्यक्ति का। ये भी पेज नंबर 158 में आपको दिखाई देगा। ये ड्यूरर ने एक तुली का चित्र बनाया है, प्रेइंग हैंड्स के नाम से जो जाना जाता है। तो ये आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको ये ध्यान देना है और अपने नोट्स में भी इसको शामिल करना है। बच्चों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी तो आपको एक नया वीडियो उसके लिए पोस्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।